जंग जो है वो थमी है, टली नहीं। ये दोनों ममालिक जो हैं ये धोखेबाज हैं। एक ग्रेटर इसराइल की बात करता है, दूसरा अखंड भारत की बात करता है। क्या नरेंद्र मोदी के जाने से ये सोच तब्दील हो जाएगी? मैन ऑफ जो स्टील नर्व है ना, उनका नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। ये बात मानने वाली है। पाकिस्तान ने बताया कि मैं पाकिस्तान हूं, मैं दे हैव शोन ग्रेस, दे हैव शोन मैग्नानिमिटी and they have shown maturity and they have shown strength and resilience also. अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद डिफेंस के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हुई और अब एक और जंग बंदी, एक और सीज फायर हो चुका है जो कि ईरान और इसराइल के दरमियान है और दोनों का सालिस जो है वो अमेरिका है। ये दोनों सीज फायर कितने पायदार रहेंगे और अमन किस तरीके से आएगा, इस हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो कि चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान और सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में बोला कि दो सीज फायर अभी रिसेंट हमने देखे हैं। लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान इंडिया। आप कैसे देखते हैं कि ये जो एक प्रेसिडेंट ट्रंप ने सालिसी की और फिर ये हुआ और फिर एक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अभी भी कुछ माहौल हमें नजर नहीं आ रहा कि अमन वाला बन रहा है, चीजें बहाल नहीं हो रही हैं। सबसे पहले आपका इस पे तज्जिया चाहूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राशिदा साहिबा और इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, हम क्योंकि आज़ाद डिजिटल पे बैठे हैं तो आज़ादी की बातें करें। हकीकत यह है कि इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर और इसी तरह से ईरान और इजराइल के दरमियान जंग जो है वो थमी है, टली नहीं है। तो ये बात तो हमें बड़ा वाज़ेह सोचना चाहिए। उसके पीछे वजूहात हैं। क्या हमारा मुकाबला नरेंद्र मोदी से है या हमारा मुकाबला ईरान का जो है वो नेतन्याहू से है? तो मकसद ये है कि इससे नहीं है, एक सोच है, एक माइंडसेट है हिंदुत्व का और यहूदियों का एक माइंडसेट है। इसी तरीके से अर्थशास्त्र है, उनकी वैध है, उनका जो है चाणक्य पॉलिसी है। हमारा मुकाबला उससे है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ने में मदद दी थी ना, तो तब तो बीजेपी नहीं थी। तो फिर तब क्या हुआ था? इसका मतलब है कि भूत मरते हैं तो परीत जागते हैं, परीत मरते हैं तो भूत जागते हैं। इसलिए मसला जो है, और ये दोनों ममालिक जो हैं ये धोखेबाज हैं। एक ग्रेटर इसराइल की बात करता है, दूसरा अखंड भारत की बात करता है। अहद शिकन भी हैं और एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स भी रखते हैं, यानी कि अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी सरहदें बढ़े। ग्रेटर इसराइल जो है वो मदीना मुनव्वरा का भी कुछ हिस्सा जो है वो अपने अंदर लेता है, वो ये बताते हैं। और बड़ा खुल के बयान किया। अभी देखिए ना, रिसेंट उन्होंने नक्शा जारी किया और यही वजह थी कि अरब दुनिया ट्रिगर हो गई इस बात पे। दूसरी जानिब जो है इंडिया, अभी जो उन्होंने अपनी असेंबली का इफ्तिताह किया नरेंद्र मोदी ने बाकायदा हवन करके। अच्छा, मुसलमान अगर बिस्मिल्लाह पढ़ें तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो बाकायदा अपने नारंगी कपड़े पहन के और वो पूरे उनके तिलक मिलक लगा के आग सामने अग्नि की वो करते हुए वो और क्या नक्शा लगा रहे हैं वहाँ। असेंबली की असेंबली की बिल्डिंग पे अखंड भारत यानी कि पूरे पाकिस्तान को उन्होंने शामिल कर दिया उसके अंदर, और उसका नक्शा जो है वो उन्होंने लगाया। इसका क्या मतलब है? क्या नरेंद्र मोदी के जाने से ये सोच तब्दील हो जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए पाक भारत जंग के अंदर जो डिसाइसिव रोल था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का था, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी उनको फील्ड मार्शल क्यों मिला, उसकी जगह जो है बहुतों को तकलीफ है वो एयर चीफ को क्यों नहीं मिला। देखें, मैं अभी उसको ये बताना चाहूँगा कि सबसे वजह बड़ी ये है कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ, और आर्मी का डिसीजन ये होता है कि जंग में जाए या ना जाए। ये मौका 2019 में भी आया था, बिल्कुल आया था, लेकिन ये मैन ऑफ जो स्टील नर्व है ना, उनका नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। ये बात मानने वाली है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया समेत सदर ट्रंप के इस बात जो ऑनर मान रहे हैं। ये जो ऑनर मिल रहा है ये पाकिस्तान की जीत की एक ऑफेंसिव पोजीशन की वजह से। पाकिस्तान अपने कद से जब खड़ा हुआ और पाकिस्तान ने बताया कि मैं पाकिस्तान हूँ, मैं एक आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर हूँ, मैं एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत हूँ, मैं जो है कन्वेंशनल वॉर के अंदर भी दुश्मन को
धूल चटा सकता हूं, इन बातों की बुनियाद के ऊपर जब फैसला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेता है, प्लान वो बनाता है, एग्जीक्यूट जो है वो एयरफोर्स करती है, ये क्रेडिट और ग्राउंड सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है आर्मी की जानिब से, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है उनको फील्ड मार्शल का जो खिताब दिया गया। और मैं सबसे पहले था 14 मई को ये बात करने वाला जिसने डिमांड की थी कि जनाब जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो है वो उनको ये एजाज़ जो है वो दिया जाए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि फील्ड मार्शल ने ये सारा कुछ किया, जिस तरीके से ये मार्का हक या ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस में पाकिस्तान को फतह हुई, अब इस मामले को लेकर जो सदर ट्रंप की जानिब से जिस तरीके से उनको ऑनर किया गया और उसके बाद जिस तरह लोगों को तकलीफ हुई कि जी अब पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी सदर ट्रंप को क्यों नॉमिनेट किया है, ये क्या है, मसला क्या है? आई मीन व्हाई पीपल आर गेटिंग पैनिक? देखें, पीपल आर गेटिंग पैनिक बिकॉज अगर ज़ाहिर है इजराइल का एजेंडा, भारत का एजेंडा नाकाम हो रहा है तो आप कमाल करती हैं, आप चाहती हैं कि वो आप मारती भी हैं उनको और आप उनको रोने भी नहीं देती। हाँ भाई, थोड़ा बहुत तो रोने दिया करें। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जब आसिम मुनीर साहब जो है आर्मी की कमांड ले रहे थे, उस टाइम पे क्या तकलीफ शुरू हो गई थी? उस टाइम पे कौन कहता था कि ताहयात जो है वो हम जनरल बाजवा को जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देंगे, जबकि उनका तो मसला जनरल बाजवा के साथ था। इसका मतलब यह है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो कहीं ना कहीं एक ग्रैंड एजेंडे के अंदर जो है ना, वो ही इज अ स्क्वायर पेग इन द राउंड होल ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो उसमें फिट नहीं होते बल्कि उसको निगेट करते हैं। वो पाकिस्तानियत को सोचते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि मैं ये फील्ड मार्शल का एजाज़ पाकिस्तान के नाम करता हूँ। यस, ये देखिए, अब ये बात फिर एक दीनदार आदमी है, हाफिज कुरान है और लोहे ईमानी जो है वो उनके सीने में महफूज है। ऐसे मामूली बात नहीं है। अब्दुल्ला, ये बताइएगा, जो मैं इसकी गुजारिश कर, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि फील्ड मार्शल साहब जो है एक ग्रैंड एजेंडे को जब सैबोटाज कर देते हैं और पाकिस्तान जो है अपने पाकिस्तानियत के ऊपर और अपनी सलाहियत के ऊपर, काबिलियत के ऊपर जब दुश्मन को धूल चटाता है, तो ग्रैंड डिज़ाइंस जो अमेरिका ये सोच रहा था कि इस खित्ते में भारत को जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक किरदार दिया जाए और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार दिया जाए, वो नहीं मुमकिन पूरा हुआ। और चाइना के मुकाबले में जो है इंडिया को जो खड़ा किया जा रहा था, जो कि जाली जो है वो खड़ा हुआ था, पाकिस्तान ने सच्चाई बताई, इस बात को अमेरिका ने तस्लीम किया। अब अमेरिका का जो रोल उसके अंदर है, आप देखिए, जहां लोग तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं वहां दूसरा रुख देखना बड़ा जरूरी है। जब सदर ट्रंप के पास गए फील्ड मार्शल साहब, तो मुझे बताएं जाने से पहले पाकिस्तान ने क्या ये वाज़े तौर पर 21 ममालिक के साथ मिल के करारदाद नहीं पास की? क्या कि ईरान जो है वो अपना हक महफूज रखता है आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक? बल्कि अमेरिका में खड़े होकर फील्ड मार्शल साहब ने ईरान के हक में बयान, ईरान के हक में बहुत बड़ी बात, अमेरिकी सरजमीन पे खड़े। फिर जब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिल भी लिए और उसके बाद वो एक गैर आउट ऑफ प्रोटोकॉल था और जिस तरीके से तारीफ की गई, आई लव पाकिस्तान कहा गया, यू नो पाकिस्तानीज आर फैंटास्टिक पीपल, ये सारी चीज जो बात की गई, उसके बाद जब अमेरिका ने ईरान पर बम जो है हमला किया, उसके बावजूद पाकिस्तान का अगले दिन क्या बयान था कि आर्टिकल 51 के तहत जो है ईरान अपना हक महफूज रखता है दिफा का। पाकिस्तान के मौकफ में कोई तब्दीली नहीं। जो लोग ये कयास आराइयां कर रहे थे कि उस मीटिंग के बाद मिल गए हैं, नोबेल पीस प्राइज का इनाम गो के मैं समझता हूं कि एक आदमी जो गजा के अंदर जल्दबाजी है, उन्होंने, मेरे ख्याल में ये जल्दबाजी है, इसके ऊपर रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन देखें, अभी भी हकीकत यह है कि आपने सुना कि इसराइल को सपोर्ट आई बरतानिया की जानिब से, गोला बारूद आया। कहीं किसी ने सुना कि अमेरिका ने गोला बारूद भेजा? कल का बयान जो था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, वो क्या था कि आई एम नॉट हैप्पी विद ईरान बट आई एम एक्सट्रीमली अनहैप्पी विद इजराइल। यस, ठीक। अच्छा, उस पे मैं थोड़ी देर बाद हमने तो फिर हमारी पॉलिसी ने तनहा कर दिया ना इसराइल को काफी हद तक। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उस इजलास की फाइंडिंग सामने नहीं आती, लेकिन उसका रिजल्ट जो है ईरान और इसराइल के और अमेरिका के माबैन
जो है वो एक जंग बंदी हो जाती। सही है। कुछ तो था ना, कुछ तो था। इस पे मैं इसराइल वाली बात पे दोबारा भी आती हूँ, लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2019 में पाकिस्तान ने सरेंडर किया, ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं, अभी आपने भी 2019 का हवाला दिया, इंडिया के पायलट को वापस करना सरेंडर था? देखें, इंडिया के पायलट को सरेंडर करना, देखिए मैं आपको इसकी बात बताता हूँ। जो रमेश कुमार थे वो उस टाइम पे पीटीआई के एमएनए थे। वो 22 तारीख को फरवरी की वो कुंभ का मेला देखने भारत यात्रा पे चले गए। वो हिंदू हैं अपने जो मजहब से जी, तो बड़े काबिल एहतराम है, वो वहाँ चले गए। उनके साथ जो है 24 तारीख को मुलाकात होती है सुषमा स्वराज, तब वजीर खारजा भारत की। समझ आती है कि वजीर खारजा इसलिए मिल रही हैं कि पाकिस्तान की अकलियत का एक एमएनए आया है हुकूमती पार्टी का और वो भारत आया है, तो चलो उससे मिल लें, ये ठीक है, समझ आती। लेकिन 25 तारीख को अजीत दोवल से क्यों मिले, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था? उसकी कोई बात सामने नहीं आई कि 25 फरवरी को वो क्यों मिले। अब हालात थे रेड अलर्ट पे, जिस तरह से अभी जो जंग के अंदर पाकिस्तान तैयारियां कर रहा था, सब कुछ था ना, रेड अलर्ट बिल्कुल था। तो 8 जहाज आए, अवंतीपुर एयरबेस से उड़ते हैं। चाइना हमें इन्फॉर्म कर देता है, ये बात तो मुझे चाइनीज लीडरशिप ने बताई हुई है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बताई हुई है। हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया कि अवंतीपुर बेस के ऊपर 12 इंजन हॉट हो गए हैं और 8 जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर, 4 पीछे रह गए और पाकिस्तान की टेरिटरी में, बाय द वे ये कश्मीर में नहीं आए थे, ये बालाकोट इंटरनेशनल टेरिटरी थी जो पाकिस्तान की वायलेट हुई 1971 की जंग के बाद। अब ये टेरिटरी वायलेट होती है, टेरिटरी वायलेट होती है, नीचे से कितने फायर होता है, कितने रॉकेट जाते हैं, कितने शोल्डर मिसाइल जाते हैं, कितने जो है वो नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो है वो फायर करती हैं, क्यों नहीं करती? और अगले दिन हम उनके 2 जहाज गिरा देते हैं। ये बात समझने वाली है। दूसरी बात यह है कि अभिनंदन को फौरन वापस क्यों किया विद इन 24 आवर्स? कश्मीर पर सालिसी की जो बात हुई है और ये पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, वो पहली दफ़ा हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर को एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट के तौर पे तस्लीम किया गया और अमेरिका कह रहा है कि हम सालिसी करने को तैयार है। इंडिया को बड़ी तकलीफ है इस पे। कितनी उनकी सालिसी जो है वो हम कह सकते हैं काबिल एतमाद हो सकती है, क्योंकि ट्रंप भी, उनकी जो पर्सनैलिटी है, अब एक दिन वो कहते हैं हम हमला नहीं करेंगे, 15 दिन चाहिए, अगले दिन वो हमला कर देते हैं ईरान पे। तो फिर अब कश्मीर के मामले में कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? देखें, गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। ये आपको याद है 7वां बहरी बेड़ा भी पाकिस्तान आना था, फिर बांग्लादेश में वो आज तक तो पहुंचा नहीं है, मेरे ख्याल में पहिया वैया पंक्चर हो गया होगा उसका। लेकिन ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है। असल बात यह है कि जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से गुफ्तगू करते हैं तो फिर लोग समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही जो है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बड़ा वादे बता दिया कि हम इसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करेंगे। तो अमित शाह का फिर स्टेटमेंट आया इसके ऊपर। मैंने गुजारिश आपको कर दी थी कि ये जंग थमी है, टली नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख लीजिए कि दोनों मुमालिक के एक हिस्ट्री है कि वो हमेशा वादा खिलाफी करते हैं। इसराइल हर बार वादे से मुकरता है, अभी भी कल का ही आप देख लें कि कैसे उन्होंने जो है वादा खिलाफी की अपनी, और फिर हमला किया। जिस अमेरिका ने कहा कि आप अपने ब्रिंग योर पायलट्स होम, ट्रम्प साहब ने जो है वो सख्त बरहमी का इजहार किया उसके बाद। और ये भी बात मान लें, ट्रम्प साहब पहले अमेरिकी सदर हैं जिनके सामने इसराइल घुटनों के ऊपर आया और उसने दे बेग्ड फॉर मर्सी, दे बेग्ड फॉर एक वो चाहते थे कि ट्रूस हो जाए। ये पहली दफा है, वरना तो अमेरिकी सदर पे जिस तरह से जो है ये सर पे बाजा बजाते थे। 2 बंदे जो थे ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, जिसको पंजाबी में कहते हैं बेनाथा बैल बन गए थे। एक था नेतन्याहू और दूसरा था नरेंद्र मोदी। दोनों अपने कद से ज्यादा जो है वो उछल के छलांगे लगा रहे थे। दोनों को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ना ऐसे पर कुतरे हैं। ये क्रेडिट उनको है। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है कश्मीर के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप साहब को कम से कम ये मैं जरूर क्रेडिट दूंगा कि अफगानिस्तान से वापसी उन्होंने की थी, इनखला का शुरू कर दिया था वो, ठीक है, बाद में अमली तौर पर बाइडेन साहब के हुआ, लेकिन फैसला उनका था। फिर इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया के अंदर किम जोंग उन के साथ उन्होंने जो है वो मुज़ाकरात शुरू किए, रशिया से बात की, फिर रशिया से बात की, चाइना से बात की, फिर आपने सीरिया में जो है वो अपनी फोर्सेस को वापस बुलाया, फिर आपने मतलब यानी कि ट्रंप साहब की एक बड़ी हिस्ट्री है, इसको आप टोटली इग्नोर नहीं कर सकते।
मजबूर हैं, यहूदी और रायनिस्ट लॉबी उनके ऊपर हावी है। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूँ क्योंकि मेरे पास ट्रस्ट नहीं, अच्छा वक्त क्योंकि कम होता है तो मैं चाह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा आपसे बात हो जाए कि जो असलहा अभी रिसेंटली इसराइल से इंडिया बहुत असला पाइल अप कर रहा है, बहुत चीजें इकट्ठी कर रहा है, जमा कर रहा है, वो किस मकसद के लिए? जाहिर है पाकिस्तान के हवाले से, यानी दोबारा से कोई कुछ कर सकता है? ये बात आपने कही। अब आप मुझे बताएं कि यही तो बात हम कर रहे हैं कि डू नॉट ट्रस्ट देम। अगर वो वाकई, देखे ना, पहली बात यह है कि क्या उसने ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया ऑफिशियली? वो कहते नहीं हुआ, हमारा तो चल रहा है। तो फिर ऑपरेशन तो जारी है ना, और साथ ही साथ $82 बिलियन से उन्होंने $88 बिलियन अपना बजट कर दिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि राफेल के साथ अब दूसरे जहाज लिए जाएंगे। इसका मतलब है वो ट्रेनिंग का टाइम लेंगे। इसका मतलब यह है कि वो मजीद इक्विपमेंट खरीदेंगे, वो देखेंगे कि PL-15 का जो है वो क्या तोड़ है, फिर वो दूसरे रेडार सिस्टम जो हैं उनका तोड़ देखेंगे और कहाँ कहाँ फ्लॉज हुए उनको देखेंगे। लेकिन इस सारे के अंदर जो है इंडिया का मुंह काला हो गया, क्योंकि इजराइल और इंडिया की जो मिथ थी कि वो अनरीचेबल, अनटचेबल, इनविंसिबल हैं, वो टूट। ठीक, तो दोबारा भी लेकिन अभी वो कर सकते हैं जो आप बात करें। ये इज्जत जो उन्होंने गंवाई है, ये $1000 बिलियन से भी जो है खरीदी नहीं जा सकती। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि ईरान इसराइल के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपकी मुलाकातें भी सफारतकारों के साथ, अहम सफारतकारों के साथ हुई, ख़ास तौर पे कतर के सफ़ीर से भी आपकी बात हुई, जो इस सालसी के अंदर एक फरीक है, और कतर के अंदर जो अमेरिकी बेस के ऊपर भी ईरान ने अटैक किया और फिर कतर और अमेरिका ने मिलकर ये सालसी और सीज़ फायर करवाया। क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है इस सूरत हाल? देखें, कतर के सफ़ीर अली मुबारक साहब जो हैं वो मेरी उनसे भी मुलाकात हुई, ईरानियन सफ़ीर रज़ा मुक़द्दम साहब से भी मुलाकात हुई, 1-to-1 मुलाकात थी, काफ़ी तवील दोनों से। पहली बात यह है कि कतर ने हमेशा ईरान को सपोर्ट किया, और जब सऊदी अरब और कतर के क्राइसिस आए तो भी दोनों मुल्कों की कुर्बत बहुत बढ़ गई। इसके अलावा अवामी सतह पे भी सपोर्ट मिला। फिर मीडिया के ऊपर जिस तरह से अल जजीरा ने जो है किरदार अदा किया, मेरे ख्याल में वो रिमार्केबल था। गजा में हो गया या मौजूदा ईरान के और इसराइल जो 12 दिन की जंग थी उसके अंदर जो किरदार अदा किया। खित्ते में और भी अमरीकी बेसिस थे। मेरा ख्याल है ईरान ने जो फैसला कतर के हवाले से किया उसको मेरे ख्याल में इसकी एक बड़ी कीमत होगी जो शायद फ्यूचर में, जो मुस्तकबिल में, क्योंकि एक कौम जो है उसको आपने जो है उसके दिल तोड़ दिए, वायलेट किया। हाँ, वो एक कतरी कौम है, बड़े महज़ब कौम है, बड़े अच्छे लोग हैं, मैं क्योंकि वहाँ रहा हूँ इसलिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये ईरान को नजरसानी करनी चाहिए अपनी पॉलिसी पे, क्योंकि हुकूमतों के तो आपस में मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो तमाम के दिल, लेकिन इसमें जो अहम बात यह है कि क्या अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई कि इसराइल ने दरखास्त की और फिर JD वेंस ने जो है वो हिज हाइनेस जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर अब्दुर्रहमान साहब, उनसे बात की और जंग का खात्मे का जो है वो ऐलान करवाया जी। इसका मतलब यह है कि पूरी अरब दुनिया के अंदर कतर का एक बहुत मजबूत किरदार उभर के सामने आया। They have shown grace, they have shown magnanimity, and they have shown maturity, and they have shown strength and resilience also. जी, लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी, तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे ईरानी पार्लियामेंट के अंदर, तो जो पाकिस्तान और ईरान के अंदर कुछ थोड़ी बहुत दूरियां हम कह सकते हैं, या कुछ थोड़ी सी खलीज, पिछले दिनों हमने देखा जब एक अटैक ईरान की तरफ से हमारी सरजमीन पे हुआ और फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया और कुछ दूरी आई, अब वो ख़त्म हो गई है, और पाकिस्तान का जो इसके अंदर रोल है फ्यूचर में क्या हो सकता है? मेरा एतवार को दुनिया अखबार में कॉलम है तशक्कुर पाकिस्तान के नाम, देखा है मैंने जी। ये BLA आप तैयार हो जाएं, और BLF और BLR और BYC, क्योंकि इस टाइम पे सूरत हाल जो है ना वो बड़ी चेंज हो गई है। पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल की है, इंडिया को आइसोलेट किया है। गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक ईरानी पार्लियामान के अंदर भारतीय परचम को नजर आतिश किया गया है, और साथ ही साथ जो है 73 भारतीय जो जासूस थे उनको पकड़ा गया है, और जो इंडिया चाबहार बना रहा था पाकिस्तान के गवादर के मुकाबले में, और एक रेलवे लाइन बिछाना चाहता था जो अफगानिस्तान के साथ मिलके, वो तो ख्वाब हो गया चिकनाचूर। और जो उनके प्रॉक्सीज यहाँ लड़ रहे थे, जो दहशतगर्द बलूचिस्तान में लड़ रहे थे,
मैं समझता हूं कि ये मिलिट्री हायरार्की की एक बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है, और इंशाल्लाह इसके समरात आप देखेंगे। पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात उनसे मुस्तहकम होंगे, तेल की कीमतों के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक कमी आएगी, गैस पाइपलाइन जो है वो बढ़ेगी। और फील्ड मार्शल साहब जब प्राइम मिनिस्टर जब थे शहबाज शरीफ साहब PDM 1 के अंदर, तो उस टाइम पे वो गए थे, इब्राहिम रईसी साहब जो है वो आए थे, और 105 मेगावाट का बिजली का मंसूबा जो है वो लगाया गया था तुर्बत के अंदर। ये हमारा पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, मिलिटरली और हमारा जो फाइनेंशियल जो इसके ऊपर है, एक बहुत मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये एक जिसको कहते हैं ना कि एक पंच भारत को दिया है और भारत को आइसोलेट कर दिया। आप देखें, बांग्लादेश में आइसोलेट हुआ जी, ईरान में आइसोलेट हुआ, दुनिया के अंदर आइसोलेट हुआ, उनके लोगों को कोई मिलता नहीं है, हमारे लोगों के लिए जो है वो हमारे फील्ड मार्शल साहब क्या गए कि उस दिन सुना है कि नरेंद्र मोदी तो बिस्तर पे लेट गया और सुना है बच्चे की तरह रो रहा था, चिल्ला चिल्ला के फील्ड मार्शल साहब। और इंडियन मीडिया पे जो मातम बिछा हुआ था, मातम वहां बिछा हुआ है, रोने धोने पिटने मचे में है, काले जादू चल रहे, पता नहीं क्या कुछ हो रहे, लेकिन मुद्दई चाहे लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, आपके साथ बहुत अच्छी नशिस्त हुई, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बहुत सारे मौज़ूआत पे बात हुई। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।